और मैं हमारे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, हमारे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो बैठ जाए। ये मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग इसे बताइए। तो हमारे मीडिया के जिम्मेदारों से अरे भाई आप लोग हटोगे तो काम हो गया यहाँ पर। आप लोग चलो जो पार्टी का नंबर है वो घट जाएगी वहाँ से। आपको जो सवाल करना है करिए, मैं तो बोलूँगा और 1 to 1 नहीं होगा। भाई यूट्यूबर जो है जो मोबाइल वालों से पीछे आ जाए भाई। मीडिया के नहीं हट जाइए। चलो सर आप मुझे सर बताना है सर, पहले बता दीजिए फिर हम सवाल पूछेंगे। ब्रीफिंग कर दीजिए सर, ब्रीफिंग कर दीजिए पहले। ओवैसी साहब आपको सुनना चाहते हैं, ब्रीफिंग कर दीजिए। सर आप पहले बता दीजिए कि जो आपको यहाँ सदन के बाद बताना है, फिर हम आपको सवाल पूछेंगे। आज मैं यहाँ सूरत को आया, पहले आना चाहिए, अभी नहीं। पार्टी के संगठन पर भी हमारी बातचीत हुई है। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है सर। कैमरा तब से लगा के ठहरे, गलत है सर आप चालू रखिए, कैमरे में आवाज आ रही है। रोल सर। सर कैरी ऑन, आप बोलते जाइए। बस इतना ही है। बाकी मीटिंग है, पार्टी के संगठन की मीटिंग है और भी आइंदा नेक्स्ट संडे को मंगरोल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है। ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के, तो इसीलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी आपको पूछना है तो बताइए। गुजरात इलेक्शन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? गुजरात विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी? तो अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे। कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जब आएगा, हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको, मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे अगर आप चुनाव लड़ते हैं? मुद्दे तो बहुत है। मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पुणे में राज ठाकरे जी ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है, आपकी पार्टी को बहुत गंभीर आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन है ये? राज ठाकरे जी ने मैं नहीं जानता हूँ। ओवैसी जी, आपकी लीडरशिप को लेकर जो माइनॉरिटी है और बैकवर्ड कास्ट हैं वो आगे देख रहे हैं कि एक उम्मीद से आपको देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे? नहीं, इंसान को उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और मैं भी अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। हाँ, कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इखलास के साथ। मेहनत मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे साथ में जो हमारे एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान हैं, कोशिश हम सब मिलकर बैठकर टीम वर्क कर रहे हैं और जो भी आवाम हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। जो भरोसा कायम हुआ है, हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उस भरोसे पर शर्मिंदा किसी को ना दें और कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम कोशिश करना है। सर राज ठाकरे को आप नहीं पहचान रहे, ऐसा कह रहे हैं? ये वही राज ठाकरे जिन्होंने औरंगजेब की मजार को लेकर भी टिप्पणी की। आप पहचान लिए तो बस है ना, मेरे क्या करना। सर गुजरात में राज ठाकरे के साथ कोalition जो हुआ था, बीटीपी के साथ कोalition हुआ था आपका, अभी बीटीपी ने आपके साथ कोalition कर दिया है, तो नाउ व्हाट इज आवर फ्यूचर स्टेप? नहीं, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए जो करना करें, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा।
जरूर करेंगे। सर भाजपा ने जो ज्ञान वापी का जो एक साहब एक सवाल एक मिनट, पूछने नहीं भाई। उनको पूछिए हो गया पूछिए सवाल सर पूछो। सर लेकिन बीटीपी के अलायंस ब्रेकअप हो गया या कंटिन्यू है? आपका सवाल का जवाब दे चुका आप बोलिए। सर ज्ञान वापी का जो मुद्दा देश भर में चर्चा बन रहा है, तो क्या भाजपा उसको मॉडल की तरफ पूरे देश में लागू कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन दे दी और वहाँ पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई, और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था स्टेयरकेस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी ज़्यादा था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 ईयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे पुराने जख्म और खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने इस देश में 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, तो ये तय करना पड़ेगा। सर आपका ऑब्जर्वेशन गुजरात के लिए जो होम स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और हमारे पटेल भाइयों की और बहनों की आबादी बराबर, उनके पास से ज्यादा एमएलए जीत कर जाते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस की कामयाबी। How many percent? एक मिनट, you cannot cross this. What I was just Listen to correcting you. No, you have the right to ask me a question. I have the right to answer. You cannot stop me from answering. But you are misquoting it. No. You are misquoting. Who are you? Patels are 19%, Muslims are 9%. अभी मेरे को बोलने देंगे आप, या तो फिर आप आके बैठ जाइए, आप प्रश्न काउंट कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं सर, कुछ नहीं प्लीज कर सकता ना। प्लीज गो अहेड। तो इसीलिए मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, NSSO का डेटा हो, वो सब ये बताता है कि गुजरात में मुसलमानों का जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस है वो आदिवासियों के बाद उनका खराब है। तो इसीलिए ये आपके सवाल का जवाब है। सर अभी संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में खुदाई की परमिशन दी है ASI को, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? संस्कृति माने ASI कल्चरल मिनिस्ट्री खुदाई की हाँ कुतुब मीनार
अब देखिए एक एक मसला पैदा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक मसला पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर एक मस्जिद थी जो बरसों से नमाज होती थी, आपने 4 दिन पहले ASI ने ऑर्डर निकाल कर नमाज ही बंद कर दी मस्जिद में। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना था, उनके कपड़े, उनका जो इमाम का कमरा होता है उसमें से वो भी निकाल नहीं दिए। ओवैसी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, ज्ञानव्यापी ओवैसी जी, एक प्रश्न है आपसे, ज्ञानव्यापी गेट जो मॉस्क का है या फिर ताजमहल की बात की जाए या फिर लाउड स्पीकर्स की बात की जाए, ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं शासक पक्ष द्वारा। क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आपको कहीं ना कहीं हक पर रहकर इसके लिए लड़ाई एक हाथ करके विरोध पक्ष के साथ जुड़ के करनी चाहिए? अरे भाई, जिनको जो दूसरे पार्टीज हैं, जिनको आप लोग सेकुलर बोलते हैं, वो तो खामोश बैठे हुए हैं ना, बोलते ही नहीं है कुछ। एकत्र ताकत की जरूरत है सर। आज जो है 22 मई है, 22 मई 1987 को हाशिमपुरे का कांड हुआ था। हमको याद है, किसी को याद ही नहीं है। वो तो खामोश बैठे हुए हैं, बोलना ही नहीं चाह रहे चलो। सर, एक सवाल UCC को लेकर है कि देश के 2 राज्य असम और उत्तराखंड में UCC लागू करने की कोशिश हो रही है, या पूरे देश में अगर लगता है तो क्या आप उसको विरोध करेंगे? मेरा CA की उसका भी विरोध होगा। सवाल आपका हो गया ना, सुनिए। पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट जो मिलता है, वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर 1, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है, ये आसाम में नॉर्थ ईस्ट में हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है, क्या उसको खत्म करेंगे आप? आओ बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है 1, 2 शादी 3 शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर जो सेंसस होने जा रहा है, उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है, और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब आप मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल 50 साल पहले, टाइम नहीं मालूम, ये सवाल पूछा था किसके कितने बीवियां हैं। जब वो लास्ट सेंसस में सवाल पूछा गया था तो मुसलमान और हमारे हिंदू भाई ज्यादा फर्क नहीं था। 5वीं बात ये है कि UCC के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। आप देने तैयार है क्या? एक और बात आपसे कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड को खरीद नहीं सकता, खरीदने देंगे आप? और एक और बात है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का हिस्सा है, उसमें अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि देश की तमाम जो रिसोर्सेज है, वेल्थ है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट है क्या? देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है, और जो देश का जो 60% जो गरीब है उसके पास सिर्फ 5% दौलत, 8% कुछ है। इसके ऊपर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात नहीं होती। एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में 44 सेट का कि शराबबंदी होनी चाहिए। भाई गुजरात में तो शराबबंदी है, सब पूरे देश में कर दो ना। आप अल्कोहल को बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? महिलाओं पे जुल्म होता, एक्सीडेंट होता, एक नस्ल बर्बाद हो जाती शराब और सब पीकर। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आप क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी का जिक्र है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 38 होगा शायद, उस पर आप बात नहीं करते, खाली 44 पे पड़े हुए आप। और एक और बात सुनिए, आसाम में एक तरीका है डिवोर्स करने का। क्या तरीका है मालूम आपको? एक दूसरे पर छोटा पत्थर फेंक लेते, डिवोर्स हो जाता। आप बंद खत्म कर देंगे क्या उसको? आखिरी बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये भी झूठ है क्या?
हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो खूबसूरती है वो पूरे विश्व में नहीं है, और आप उस खूबसूरती को सेलिब्रेट करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिफॉर्म आपके मुसलमान खिलाफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 29 पढ़िए संविधान का, उसमें आपके और मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। तो मैं अपने कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट की बात कर रहा हूं, और फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज्यादा अहम होता है, वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते मोदी सरकार या बीजेपी सरकार। सर आप चुनाव की तैयारी को लेकर मतलब गुजरात में आए, गुजरात में ऑलरेडी एक पार्टी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, लड़ रही है सर। तो सर उस पार्टी के सामने सर गुजरात में आपकी किस तरह की तैयारियां होगी सर? ग्राउंड लेवल पर आपकी क्या कौन सी पार्टी है? गुजरात में एक पार्टी, कौन, क्या नाम है? सर आपको भी पता नहीं, होगा। मेरे को नहीं पता है सर यू नो वेरी वेल। अच्छा, आप नाम कर क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी दोनों ना प्यारे। बीटीएस पार्टी को मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारे इतना ज़रा नहीं सर, ऐसा संपर्क नहीं है। आप नहीं जानते सर, ऐसा हो ही नहीं अरे सकता। बिल्कुल नहीं जानता हूँ, आप नाम लेने के नाम ले ठीक लो। है सर, आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। अरे वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या करने का है। और एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो उनके पास ऑर्डर नहीं है, और वो काम बैठे थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते, मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन करके बैठे हैं। अभी परसों दिल्ली में डिमोलिशन हुआ, वह नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। अब बाद में एक महीने लगवाने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो करें, हमारा कोई तरस नहीं है। हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सर इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमेशा बोला जाता है डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लेकिन इसी लोकतंत्र में एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो कम्युनिटी हंसी खुशी अपने ही गाल पे तमाशा मार के लाल करके खुश हो रही है दैट वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, वी आर सो सेक्युलर। इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए, मैं मायूसी को और डिफिटिज्म को कबूल करने तैयार नहीं हूँ। तो हमको ये उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए। आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और वैसा कैसा कि मैं अपने मुंह पे तमाचा मार के, हाँ वो छोड़ दो, इसी वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर है, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब जमीन पर एक ताकतवर दरख्त गिरता है तो ऐसा होता है। तो हमारा काम ये है कि उस तबके के लोगों को नाउम्मीदी से निकाले, अगर नाउम्मीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद की किरण उनको बतानी चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र है। अगर आप घर के दरवाजे बंद करके बैठेंगे, विंडोज बंद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी आवाज़ को उठाना है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, वो काम हमको करना है। और लोकतंत्र में कोई मायूस नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र की कमजोर नाकामी होगी, खुदा ना खास्ता। सर गुजरात विधानसभा असेंबली इलेक्शन में बीटीपी किसके साथ रहेगी? क्योंकि उनको रिझाने के लिए आप तो पहले से ही मैदान में उतरे थे, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, मुलाकात भी हुई है सीएम के साथ। देखिए मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आप गलत किसके साथ रहेगी? अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसा बोलूँगा? तो अरे मैं कैसा बोल, अरे मान ना मान, मैं तेरा सर, आप